नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से सेशन की, जिसमें आज अपन जो है वो भारतीय संविधान का जो पहला यूनिट है उसको आज पूरा करेंगे। आज नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और मूल कर्तव्यों की अपन जो है चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने मूल अधिकार पढ़ लिए हैं, तो आशा करता हूं कि आपको मूल अधिकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आज नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य की अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप? संदीप, गुलपेश, कैसे हैं आप? कुलदीप बिश्नोई, अशोक, अजय, गोविंद सिंह, कैसे हैं आप? लाभू राम जी, मानू चौधरी जी, वर्षा भटनागर, सुनील गुजर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की। हर हर महादेव। आ जाइए सारे बच्चे। देखिए, इंदु जी राम राम, कैसे हैं? अनवर अली जी, स्वागत आपका। प्रमोद पूनिया, जया सैनी, कैसे हैं आप? ज्योति शर्मा जी, स्वागत आपका। कहानी नाम लूं आपका? ठीक है, कहानी नाम ले लेते हैं। कहानी कैसी हो आप? संजय कुमार जी, स्वागत आपका, कैसे हैं आप? जैनेश जी, स्वागत आपका, कैसे हैं आप? तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं। आज के सेशन में अपन जो है वो भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों की, ये आपका 26 नंबर सेशन है ना? 26 नंबर सेशन है। इससे पहले हम 25 सेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये 26वां सेशन है। अगर आपने इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम पे अपनी प्लेलिस्ट में जाके इन सारे सेशनों को देख सकते हैं, जहां हमने आपके लिए रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। और उस प्लेलिस्ट में क्रम से यानी टॉपिक वाइज सारे के सारे सेशन जो है वो सारे के सारे वीडियो क्लासेस है। आप जाके उनको देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप जो है वो हमारे इन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है गोविंद 00, जिसको आप इस बार कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इस गोविंद 00 को सर्च करके भी कर सकते हैं। इसका नाम है राजस्थान एग्जाम मंत्रा। दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है रीट नगर के नाम से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में सर्च करके और इस बार कोड को स्कैन करके भी। इसके अलावा टेलीग्राम के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, जहां से पर भी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से भी आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें आप, ताकि आपको प्रत्येक सेशन की जो है वो पीडीएफ बड़ी ही आसानी से मिल जाए। अब करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं और सब कुछ पहले से लिख लिया है मैंने, तो आज आप लिख लीजिएगा साथ साथ में। अगर आप साथ में नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उस पीडीएफ से आप जो है बाद में लिख लेगा। पहले समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और इनका क्या जो है वो महत्व है और क्या इनका यूज है, यानी क्यों इनको जो है वो भारत में लागू किया गया नीति निर्देशक तत्वों को। इन सभी बिंदुओं की अपन जो है वो विस्तार से जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो करें शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, जैसे एक बात तो आपको याद नहीं रहती होगी, मैं आपको बता देता हूं। आपको याद क्या क्या करना है कि संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद तक है। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? इससे पहले हमने पढ़े थे मूल उद्देश्य। मूल उद्देश्य संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। भाग 3 में है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं विद्वान साथियों कि जो भाग 1 है संविधान का,
भाग 1 में भारत के बारे में बताया गया है कि भारत क्या है। भाग 2 जो है संविधान का, उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, भारत में अगर कोई भारतीय है तो उसको नागरिकता कैसे मिले। भाग 3 जो है इसके अंदर आपके जो है वो मूल अधिकार हैं। और भाग 4 जो है इसके अंदर आपके नीति निदेशक तत्व है, जो राज्य के लिए लागू है, नीति निदेशक तत्व। और भाग 4 क के अंदर क्या है आपके, भाग 4 क में आपके जो है वो मूल कर्तव्य हैं। तो ये इतनी सी चीजें आपको याद जो है वो रखनी है ना। ये याद रह जाएगा तो सब कुछ याद आपको आ जाएगा। नहीं, हमें आपके नाम से कोई दिक्कत नहीं है, कहानी नाम रखो आप, चाहे कविता नाम रखो। हमने इस बात को तो कहा ही नहीं था कि आपका नाम से हमें कोई दिक्कत है। श्रीलंका में लोग जो है वो महिला जयवर्धन नाम रख सकते हैं, आप भी कहानी नाम रखो, कुछ भी नाम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भारत में रह रहे हो और संविधान पढ़ रहे हो तो आपको कुछ भी नाम रखने की भी तो स्वतंत्रता है ना। तो बिल्कुल हमें किसी भी दिक्कत, इस चीज से हमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। हम चर्चा करते हैं नीति निदेशक तत्वों की। नीति निदेशक तत्वों के अंदर हम बात करते हैं कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक क्या की गई है, नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है, जो कि नीति निदेशक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। और नीति निदेशक तत्व किसके लिए है, राज्य के लिए है। देखो, मूल अधिकार हमने पढ़े थे। मूल अधिकार जो होते हैं वो तो अनिवार्य होते हैं, है ना, जो कि भारत के नागरिकों पे लागू होते हैं। कुछ मूल अधिकार हैं जो सब पे लागू होते हैं। इसी प्रकार संविधान के अंदर राज्यों के लिए भी कुछ जो है वो दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, हम कोई काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम जो है जाहिर नहीं कर पाते हैं एज ए रूल के रूप में। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने अपने मन के जो भाव थे या एक आदर्श स्थिति जो थी वो नीति निदेशक तत्वों के रूप में संविधान में रखी। और ये अनिवार्य नहीं है, नीति निदेशक तत्व जो है वो सलाह है। जैसे कि जो नीति निदेशक तत्व है और जो मूल कर्तव्य हैं, नीति निदेशक तत्व है और जो मूल कर्तव्य हैं, नीति निदेशक तत्व और जो मूल कर्तव्य हैं वो कैसे हैं, ये एक सलाह होती है। जैसे कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा जो है वो नैतिकता की राह पे चलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी बरतनी चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये जो चाहिए शब्द लगते हैं ना, ये अनिवार्य नहीं होते हैं। जैसे हम कहें कि भैया आपको हमेशा जो है वो सत्य बोलना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि ठीक है गुरुजी, मैं सत्य बोलांगा, थे आई कैसो, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, आपकी मर्जी है वो। तो इसी प्रकार संविधान के अंदर कुछ ऐसे नीति निदेशक तत्व हैं जो कि राज्य के लिए लागू हैं, कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनको सलाह दी गई संविधान के जरिए कि आप जो है वो लोक कल्याण में, जनता के कल्याण में, जनता के फायदे के लिए इन आदर्शों का पालन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब राज्य सरकार तय करती है कि वो कौन कौन से नीति निदेशक तत्वों को अपने राज्य में लागू करना चाहती है, किनको लागू नहीं करना चाहती है। एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि हमारे संविधान के अंदर नीति निदेशक तत्वों में एक बात कही गई है कि हमें गोवंश या गोवंश की हत्या को रोकना है। हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्वों में यह कहा गया है कि हमें गोवध को रोकना है। भारत के संविधान में यह बात कही गई है कि हमें गोवध को रोकना है, अर्थात हमें राज्य में गोवध पर प्रतिबंध लगाना है कि किसी भी प्रकार की गाय की हत्या न हो।
लेकिन फिर भी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें गायों की हत्या होती है और वहां पर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि ये ऐच्छिक है। कोई राज्य ने बहुत ज्यादा सख्ताई से प्रतिबंध लगा रखा है, कोई राज्य नहीं लगा रहा है। तो ये राज्य को अधिकार दे दिए गए, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है और हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम राज्य के ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप इसको लागू करो। जैसे हम मूल कर्तव्यों के लिए कोई भी वाद दायर नहीं कर सकते। जैसे कोई मूल कर्तव्य है और कोई जैसे नहीं मान रहा है, जैसे मैं मूल कर्तव्य नहीं मान रहा हूं, तो इस पे कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है कि मूल कर्तव्य को आपको पालन करना ही पड़ेगा, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे ही है। तो पहला क्वेश्चन संविधान के भाग 4 में है। दूसरा क्वेश्चन अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक जो है वो क्या है, 36 से लेकर 51 तक जो है वो मूल नीति निर्देशक तत्व है। अब देखो नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से आए? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से आते हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, ब्रिटिश ताज का शासन था। तो अंग्रेज जो है वो एक भारत शासन अधिनियम लेके आते हैं 1935 में, और इस भारत शासन अधिनियम के अंदर क्या दिए हुए थे? नीति निर्देशक तत्व दिए हुए थे। किस में दिए हुए थे? भारत शासन अधिनियम में भी नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे, जहां से भारत के संविधान में इनको शामिल किया गया। हमारा जो संविधान है उसका लगभग 70 से 75% भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों पे ही अपने देश में शासन कर रहे हैं। यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है वो ठीक वैसी ही है जो कि संविधान के अंदर दी गई है। और संविधान जो है वो क्या है? संविधान का 70 से 75% भाग क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। तो एक तरीके से हमारा जो संविधान है, लेकिन अब आप कहोगे गुरुजी थे तो आप कहोगे मैं अंग्रेजा के संविधान को पालन करा। बिल्कुल, हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भारत शासन अधिनियम से लिए गए बहुत सारे तथ्यों को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत शासन अधिनियम से अच्छी चीजें ले ली जिससे भारत के लोगों का भला हो सकता था। और अच्छी चीज देखो कहीं से भी मिल रही हो, अगर हमारे शत्रु से, हमारे दुश्मन से भी अगर कोई हमें ज्ञान की बात सीखने को मिले तो कोई हर्ज नहीं है, ज्ञान की बात हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे कि रामायण में दिखाया गया है, रामायण में यह बताया गया कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, भगवान श्री राम ने, कि आप जो है वो रावण के पास जाइए, अभी उनके प्राण नहीं निकले हैं और अंतिम समय है, तो उनसे आप जो है वो शिक्षा ग्रहण कीजिए कुछ, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान पंडित व्यक्ति हैं, क्योंकि विद्वान थे, रावण को बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, हालांकि पहले लक्ष्मण जी थोड़े से अहंकारी थे, तो वो जो है वो पहले रावण के शीश की ओर जाके खड़े होते हैं। तो रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राम जी उनको समझाए कि जाओ, तुम विद्या ग्रहण करने जा रहे हो, तुम ज्ञान लेने जा रहे हो, तुम प्राप्त करने जा रहे हो, और प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा गुरु के चरणों की तरफ रहना चाहिए। तो रावण की तरफ जब चरणों की तरफ गए तो रावण ने उनको समझाया कि देखिए, तुम दोनों भाई जो थे वो, कोई तुम्हारे पास सेना नहीं थी और मैं इतना बड़ा शक्तिशाली, मेरे पास इतनी सेनाएं, तीनों लोगों का मैं जो है वो, हाँ, तीनों लोग जो है इनको मैं जीतने वाला, और इतना शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी मैं हार गया। और तुम दोनों भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं, सेना भी तुमने यही बंदरों की बनाई सेना, फिर भी मैं क्यों हार गया, तुम्हें पता है लक्ष्मण? तो रावण ने कहा कि देखो, मैंने नैतिकता का त्याग कर दिया था, मैंने सीता का हरण किया, और जब मैंने सीता का हरण किया वो ही मेरी नैतिकता का त्याग था। तो जीवन में जब भी तुम आगे बढ़ो, अपना शासन संचालित करो, तो कभी भी नैतिकता का त्याग मत करना। ये शिक्षा जो है वो रावण ने किसको दी?
लक्ष्मण जी को दी थी। तो शिक्षा कहीं से भी मिले, तो हमने भारत शासन अधिनियम का ऑलमोस्ट 70% भाग जो है वो अपने संविधान में शामिल किया। लेकिन गुरुजी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमने नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए, और ऑप्शन आएगा आयरलैंड, तो हम उत्तर क्या करें? भारत शासन अधिनियम 1935 करें या फिर आयरलैंड के संविधान से करें? तो देखो, ये जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें भी जो नीति निर्देशक तत्व लिए थे ना, भारत शासन अधिनियम ने जो नीति निर्देशक तत्व लिए थे वो आयरलैंड के संविधान से ही लिए थे। यानी जो अंग्रेज लेके आए थे भारत शासन अधिनियम, उसमें जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए थे वो कहां से लिए थे? उन्होंने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। और आयरलैंड ने भी खुद नहीं बनाए थे, आयरलैंड ने जो है वो ये स्पेन के संविधान से लिए थे। तो हमें उत्तर क्या बताना है? हमें उत्तर बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से जो है वो ग्रहण किए हैं, या आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। अगर बहुत ज्यादा गहराई से पूछे कि आयरलैंड ने कहां से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व, तो स्पेन के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आपकी, इनका उद्देश्य क्या है? जब इन नीति निर्देशक तत्वों को हम फोर्सली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमने नीति निर्देशक तत्व जो है बनाए हैं? हमारा नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो ये है सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करना। यानी जनता को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन एक अच्छे राष्ट्र के लिए एक आदर्श स्थापित करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसमें राज्य की जनता के कल्याण की बात कही जाए, जिसमें राज्य की जनता के कल्याण की बात कही जाए, राज्य की जनता के कल्याण से संबंधित जो है वो योजनाएं बनाई जाए। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है। अगर मान लीजिए आज हम जो नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं और आप इनको पढ़ने के बाद जो है वो क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि राजस्थान में तो ये नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं है, तो आप चले गए कोर्ट में जोधपुर रिट लगाने के लिए कि हमारी राज्य सरकार ने ये नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं किया, तो आप हमारी रिट को एक्सेप्ट करें। तो कोर्ट आपकी रिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम जिन नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ रहे हैं वो न्यायोचित नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। हम इनको लेकर कोई वाद दायर नहीं कर सकते हैं। न्यायोचित शब्द का यह अर्थ है कि हम अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं कर रहा है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे हमने मूल अधिकार पढ़े थे, तब हमने पढ़ा कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, अगर कोई हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनने का प्रयास करे, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में रिट लगा सकते हैं कि देखिए हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। हम सर्वोच्च न्यायालय में जाके रिट लगा सकते हैं, लेकिन यहां हम रिट नहीं लगा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, इनको हम कम अनिवार्यता नहीं है, ये ऐच्छिक हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था संविधान निर्माताओं के आदर्श हैं, यानी संविधान निर्माताओं के मन में जो देश के लिए सपने थे, जो आदर्श वो चाहते थे। जैसे मान लो आप ये चाहते हैं आज कि आपका जीवन बड़ा ही अच्छा हो, आपके पास खूब सारा पैसा हो, आपके पास गाड़ियां हो, सुंदर सी पत्नियां नहीं पत्नी हो, गाड़ियां हो सकती है लेकिन पत्नी एक ही हो, एक सुंदर पत्नी हो और आप लॉन्ग ड्राइव पे जाए, ऐसे आपके मन के सपने हैं। तो ऐसे ही संविधान निर्माताओं के सपना था कि ऐसा भारत बने, ऐसा भारत बने, तो इन्होंने इनको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं के आदर्श हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य, तो आप कहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। सबसे पहला जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 36 आता है, जो कि अर्थ और परिभाषा बताता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है।
और इनकी परिभाषा क्या है, यानी नीति निदेशक तत्व की बेसिक जानकारी इससे प्राप्त होती है। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि ये बाध्यकारी नहीं है, लागू करना आवश्यक नहीं है, अर्थात ये जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये बाध्यकारी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, ये ऐच्छिक है। ये राज्य तय करेगा कि उसके राज्य में नीति निदेशक तत्व लागू होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कौन से होंगे, ये राज्य सरकार का विषय है। ये क्या है, राज्य सरकार का विषय है। ये क्या है, राज्य सरकार का विषय है। संविधान का अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय में बढ़ोतरी दे या न्याय को बढ़ोतरी दे। यानी संविधान का अनुच्छेद 38 ये कहता है नीति निदेशक तत्व का कि जो भी राज्य है वो अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय को बढ़ाए, आर्थिक न्याय को बढ़ाए और राजनीतिक न्याय को जो है वो बढ़ोतरी दे, जिससे लोगों का और बेहतर तरीके से जो है कल्याण हो सके, लोगों का विकास हो सके। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 39 का ये कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में अगर रह रहा है तो उस राज्य सरकार को कुछ निःशुल्क सुविधाएं जो है वो अपने जनता को देनी चाहिए, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता उनको प्राप्त हो। जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर कोई मामला है, कोई कोर्ट केस है, तो उसको निःशुल्क न्याय के लिए एक वकील की जो है वो सहायता दी जाए, यानी निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य पंचायत का गठन करेगा, राज्य अपने क्षेत्र में पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 ये बात कहता है, अनुच्छेद 40 कहता है ये कि राज्य अपने क्षेत्र में पंचायतों का गठन करेगा। और अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा व्यवस्था व काम का अधिकार देगा। काम यानी मजदूरी का अधिकार, कि वो कोई भी व्यवसाय कर सके, ऐसा अधिकार राज्य अपने राज्य की जनता को देगा। प्लस उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जिसमें वो गवर्नमेंट स्कूल भी खोलेगा, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देगा, जिससे कि उस राज्य की जनता शिक्षा ग्रहण कर सके। हॉस्पिटल की व्यवस्था करेगा, प्राइवेट, सरकारी, हर प्रकार के हॉस्पिटल। प्लस जनता के मजदूरी के लिए साधन योजनाएं चलाएगा, जिससे लोगों को काम मिलेगा और वो गवर्नमेंट जॉब भी लाएगा, प्राइवेट जॉब भी लाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिले। ऐसा कार्य राज्य करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य की न्यायोचित, मानवोचित दशाएं और प्रसूति अवकाश देगा। मान लीजिए राज्य सरकार ने अपने यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नौकरी निकाल दी। अब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, सबके ऊपर जो है वो ये रूल लागू होता है वैसे तो, लेकिन गवर्नमेंट ने तो इसको लागू कर दिया है कि कोई व्यक्ति है उसको उसकी कार्य की न्यायोचित और मानवोचित और प्रसूति, यानी मान लो कोई महिला गवर्नमेंट कर्मचारी है और वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा होने वाला है, तो उसको प्रसूति अवकाश दिया जाना चाहिए। हम इंसान हैं, आज आप बेरोजगार हैं, कल आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। मान लीजिए आपके घर पर कोई जरूरी काम हो गया और आप घर पर रह गए और ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए, और काम ऐसा था कि आप स्कूल तक सूचना भी नहीं पहुंचा पाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है वो अवकाश दिया जाएगा। इसे आकस्मिक अवकाश कहते हैं, अचानक अवकाश। तो कार्य के न्यायोचित यानी न्याय के अकॉर्डिंग आपको मानव भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश की भी व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। अभी आगे चर्चा करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 42 राज्य जीवन निर्वाह के लिए रोजगार या मजदूरी की व्यवस्था करेगा। राज्य के लोग क्या प्राप्त कर पाए, रोजगार प्राप्त कर पाए। राज्य के लोग जो है वो ऐसी कोई जैसे कि मनरेगा या इस तरह की योजना चलाई जाए सरकार के द्वारा, जिससे कि राज्य के लोग जो है वो क्या कर पाए, अपने घर को चलाने के लिए
अपने घर को चलाने के लिए कुछ पैसे कमा सके, तो क्या किया जाना चाहिए? ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि राज्य के लोग मजदूरी प्राप्त कर सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। यह भी व्यवस्था हमें जो है वो राज्य के लोगों के लिए, एक राज्य को अपने राज्य के अंदर लोगों के लिए करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आता है आपका, एक सेकंड, नेक्स्ट देखिए क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है वो देखिए कौन सा आता है। नेक्स्ट अनुच्छेद आता है आपका 43 के बाद 43 क्या है कि राज्य कुटीर उद्योग की स्थापना करेगा। राज्य जो है वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा जिससे कि राज्य की जनता को और ज्यादा बेनिफिट और रोजगार मिले। और ये जो जोड़ा गया था 43 के, ये अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1926, 26 क्यों लिखा है मैंने यहां पर, एक सेकंड रुको, 1926 नहीं है यहां पर, एक सेकंड रुको, यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 1976 है, 1976, 1976। राज्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब इसको जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आता है। नेक्स्ट आता है आपका 44वां संविधान 44वां अनुच्छेद समान नागरिक संहिता। यह कहती है कि राज्य के अंदर, यह कहता है कि राज्य के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, पुरुष हो महिला हो, उन सबके लिए समान नागरिक संहिता होगी, यानी सबके लिए एक जैसे ही रूल होंगे, है ना। अनुच्छेद 44 ये बात जो है वो कहता है कि देश में, राज्य में समान नागरिक संहिता का जो है वो पालन किया जाए, सबके लिए समान रूल जो है वो हो, सबके लिए एक जैसे नियम बने। तो इसी के अंदर आपका आ जाएगा क्या, इसी में आपके लिए आ जाएगा कि समान नागरिक संहिता। तो नागरिक में महिला भी आती है और पुरुष भी आते हैं, तो सबके लिए समान रूल होंगे। मान लीजिए आज आप 3rd ग्रेड टीचर लग रहे हैं, एक पुरुष जो अध्यापक है उसकी सैलरी अगर 25,000 है, तो महिला की भी सैलरी क्या होगी, 25,000 रुपए ही होगी। अब लेकिन पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो महिलाओं की सैलरी कम होती थी, पुरुषों की ज्यादा होती थी। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। राज्य अपने क्षेत्र के अंदर जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, क्योंकि पहले तो इसमें क्या था 6 से 14 वर्ष था, लेकिन 6 से ऊपर के जो बच्चे आ गए, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो है वो आरटीई के अंदर आ गए, राइट टू एजुकेशन में आ गए। तो यहां पर थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए, जैसे हमारे राजस्थान में आंगनबाड़ी है ना, हमारे राजस्थान में आंगनबाड़ियां है ना, तो ये आंगनबाड़ियां और बाकी राज्यों में हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं जिनमें आंगनबाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, राजस्थान ने की है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य अपने 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए क्या करेगा, निःशुल्क जो है वो या देखभाल की व्यवस्था करेगा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जैसे राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों को निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, राजस्थान के पशुओं के लिए निःशुल्क दवा हमें दे रही है ना राजस्थान सरकार। लेकिन आप हरियाणा चले जाओ, आप पंजाब चले जाओ, आप यूपी, एमपी, गुजरात चले जाओ, वहां की सरकारें नहीं दे रही है निःशुल्क
निःशुल्क आपका इलाज नहीं होता है वहां पर, ना ही निःशुल्क आपकी जांच होती है, लेकिन राजस्थान में होती है। राजस्थान सरकार ने दिया है अपनी जनता को। तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य अपनी इच्छा से लागू करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 46 ये कहता है कि एससी, एसटी और महिला, यानी एक तो एससी और एक एसटी और इसके अलावा महिला, एससी एसटी जाति जनजातियां प्लस महिलाओं के लिए, क्योंकि एससी एसटी थोड़ी पिछड़ी है और महिलाएं भी थोड़ी पिछड़ी है, तो इनके लिए राज्य सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाएं जो है वो लागू करे। सरकार एससी एसटी और महिलाओं के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनाए जिससे कि इनको उत्थान हो सके। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 47 कहता है कि उच्च व श्रेष्ठ जीवन स्तर तथा पोषाहार तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों के लिए एक तो उच्च और श्रेष्ठ जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। और जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा? रोजगार से और शिक्षा से, प्लस अपने राज्य के लोगों को उचित पोषाहार मिले। इंदिरा रसोई योजना देखिए आपने, 5 रुपए में भोजन मिलता था, 5-10 रुपए में। तो पोषाहार मिले देश के सभी, राज्य के सभी लोगों को, प्लस राज्य के अंदर जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी को रोके। तस्करी क्या होती है बताओ कमेंट करके, तस्करी क्या होती है? तस्करी होती है बिना सरकार की अनुमति के, अगर कोई शराब बेच रहा है, गांजा अफीम बेच रहा है तो तस्करी कहलाती है। अच्छा, राजस्थान के अंदर जो है ना, राजस्थान के अंदर आपको पता है गुटखा जो है वो प्रतिबंधित है। आपको पता है राजस्थान में गुटखा प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी राज्य में कहीं चले जाओ आप, गुटखा आसानी से मिल जाएगा। जयपुर में ही मिल जाएगा आसानी से, है ना। लेकिन ऑफिशियल रूप से हमारे यहाँ गुटखा प्रतिबंधित है। जैसे बिहार और गुजरात में शराब भी प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को शराब मिल ही जाती है, तो वो तस्करी के जरिए मिलती है। इसी को तस्करी कहते हैं। नेक्स्ट आता है 48, कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करे। राज्य अपने जो किसान हैं उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाए, वैज्ञानिक तकनीकों से कृषि का विकास करे, और हाँ अवैध भी कह सकते हैं इसको, 2 नंबर का काम भी कह सकते हैं, ठीक है। और नई नई टेक्नोलॉजी पशुपालन के लिए इजाद करे। नेक्स्ट कहता है 48 क कि वन एवं पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण का कार्य करना। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य को अपने क्षेत्र में रहने वाले जो भी वन जो है उन वनों में रहने वाले जो जीव जंतु है उनके संरक्षण का भी कार्य जो है वो करना है। प्लस इसके अंदर एक और बात जोड़ी गई, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक और बात इसमें जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? इसमें एक और बात जोड़ी गई कि गोवंश हत्या या गोवध पर रोक लगाना, है ना। गोवध पर क्या लगाना? गोवंश निषेध। गोवध करो, यहां पर गोवंश नहीं, यहां पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। गोवध, गोवध यानी गायों की हत्या पर रोक लगाए राज्य 48 क में। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध की बात कही गई है कि राज्य अपने क्षेत्र में गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाए। अनुच्छेद 48 क में यह बात कही गई है, याद रखना ये बात। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि कलात्मक व राष्ट्रीय महत्व की चीजों का संरक्षण करे। राज्य के अंदर ऐसी जो पुरानी प्राचीन हवेलियां हैं, मंदिर है, जो भी चीजें हैं जो कि कलात्मक और राष्ट्रीय महत्व की हैं, उनका भी ये क्या करेगा? संरक्षण करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका की न्यायपालिका से पृथकता। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रख सकता है राज्य चाहे तो। जैसे कि हमारे यहाँ
जिला कलेक्टर को भी बहुत सारे पावर होते हैं, न्यायिक पावर भी होते हैं और कार्यपालिका के भी पावर होते हैं। एसडीएम को भी जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के पावर होते हैं। तो राज्य चाहे तो इनको दोनों को अलग अलग कर सकता है, राज्य चाहे तो इनको संयुक्त भी रख सकता है। तो ये भी क्या है, राज्य के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा दे। ये जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला जो अनुच्छेद 51 है, ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है, भारत की विदेश नीति से संबंधित है। और विदेश नीति के जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, विदेश नीति के जनक हैं। ये हो गए आपके नीति निर्देशक तत्व पूर्ण। क्या पढ़ा हमने कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्व अनिवार्य नहीं होते हैं, ये न्यायोचित नहीं होते हैं, इनको लागू करना राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। इसके बाद हमने एक एक नीति निर्देशक तत्वों की बात की। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से जो है वो प्राप्त किए हैं। तो इस तरीके से हमारे नीति निर्देशक तत्व पूर्ण होते हैं। और नगेंद्र सिंह जी कैसे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके बाद आता है आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान भाग 4 के अंदर जोड़े गए हैं। वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 के साथ जोड़े गए हैं। अर्थात ये भारत का जो मूल संविधान है उसमें कोई मूल कर्तव्य की बात नहीं कही गई थी। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे, 0 थे, 0 थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी सरकार के अंदर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। और इस बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। और भाग कौन सा है, 4 के, और अनुच्छेद कौन सा है, 51 के। 51 क, बस आसानी से याद हो जाएगा, एक ही अनुच्छेद है 51 क और भाग 4 क। ठीक है, अब देखो मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए। इंदिरा गांधी सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। और 11वां मूल कर्तव्य क्या जोड़ा कि ऐसे जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उन बच्चों के शिक्षा के लिए उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके संरक्षक जो है वो उन्हें किसी भी प्रकार, किसी भी कारण के कारण शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। यानी ये नहीं कि आप बेटा तने कौन पढ़नो, मैं तुम्हें टाबर न कौन पढ़ाऊं। आप अपने बच्चों को किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। ये जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। तो आइए मूल कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। सर्वप्रथम मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस ने जो है वो अपने संविधान में जोड़े थे। सबसे पहले मूल कर्तव्य सोवियत संघ ने जोड़े थे अपने संविधान में।
अगर पहला लोकतांत्रिक देश पूछे, सोवियत संघ लोकतांत्रिक देश नहीं था उस टाइम, अगर पहला लोकतांत्रिक देश यानी गणतंत्र पूछे तो मूल कर्तव्य जोड़े थे जापान ने। पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा था जिसने मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल किया? तो जापान था। पहला देश कौन सा था? अगर केवल देश लिखा है तो सोवियत संघ, और अगर लोकतांत्रिक देश लिखा है, अगर लोकतांत्रिक देश लिखा है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे जापान। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कहता है कि इन मूल कर्तव्यों के लिए भारत में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य सुझाए। इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार से कहा कि देखिए आप 8 मूल कर्तव्य जोड़ दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी बोली क्यों, मैं तो 10 जोड़ूंगी। 10 जोड़े, 2 ज्यादा दूंगी मैं, तुम 8 कह रहे हो। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 26 फरवरी 1976 को इसका गठन होता है और इसमें 12 सदस्य थे। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तो मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने सुझाए? 8। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 26 फरवरी 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंदर कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। 12 सदस्य थे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जो मोस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन किन के कारण? देखो ये तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो क्या कहा था, केवल सिफारिश की थी कि भाई आप 8 मूल कर्तव्य जोड़ दो, लेकिन मूल कर्तव्यों का इंप्लीमेंट किसने किया था, क्रियान्वित किसने किया था? तो जे.एस. वर्मा, ये एक न्यायाधीश थे रिटायर्ड, जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था और जे.एस. वर्मा समिति ने भारत में मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन किया। समिति का गठन किया गया था 1998 में और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1999 में, ठीक है, 99 में अपनी रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय समीक्षा आयोग बना 2002 में। राष्ट्रीय समीक्षा आयोग बना कब? 2002 में। और राष्ट्रीय समीक्षा आयोग ने क्या कहा? राष्ट्रीय समीक्षा आयोग ने कहा कि 2 मूल कर्तव्य और जोड़ने चाहिए। 11 तो है ही अपने, 11 तो अपने है ही है, 11 में 2 मूल कर्तव्य हमें और जोड़ने चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस समिति ने यह कहा कि हमें 2 मूल कर्तव्य और जोड़ने चाहिए? तो राष्ट्रीय समीक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनुच्छेद 51 में हमें 2 मूल कर्तव्य और जोड़ने चाहिए। कौन कौन से थे वो? एक तो था कि बच्चों की शिक्षा में शारीरिक नैतिक कल्याण के मामलों के अंदर जो है वो, उनमें जो है वो, जो उनके माता पिता है उनमें भावात्मक और पारिवारिक मूल्यों की भावना को बढ़ावा दे। और दूसरा ये कहा गया कि कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों का कर्तव्य है। जो कर्मचारी है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, उन कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वो औद्योगिक संगठनों का है। जैसे आप, अब इसमें औद्योगिक संगठन नाम लिया गया था, यानी इसमें कर्मचारी जहां पर भी काम कर रहा है, जैसे मान लो थे 3rd ग्रेड मास्टर लग गया, अरे थारे टाबर हो गया 2, तो थारे टाबरां की शिक्षा कौन देसी? सरकार इन्हें देनी पड़ेगी। यानी जो कर्मचारी जहां काम कर रहा है उस संगठन को बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। सीधी सीधी है कि बच्चा की फीस जठा आप नौकरी करांगा बाई देसी, जिया कोई प्राइवेट नौकरी करे तो बैठा प्राइवेट जी संस्था है बच्चा की फीस भी देसी थारे कि भाई थारा बच्चा पढ़ सके आसानी से। अगर थे गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो गवर्नमेंट कर्मचारी जिया थारा टाबर MBBS करे तो गवर्नमेंट कर्मचारी
जिसकी सरकार में या जिसे जगह विभाग में थे कर्मचारी हो, वह मैं थाने जो है वो इस तरीके की सुविधा मिलेगी कि थारा बच्चा की फीस जो है वो सरकार भरेगी। लेकिन 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 सरकार ने इसको लागू नहीं किया। सरकार बोली ना तो घाटो जाओ, छोड़ो, कौन करा। तो राष्ट्रीय समीक्षा आयोग ने क्या कहा कि 2 और मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने नहीं जोड़े भैया, नहीं जोड़े। ठीक है, सत्येंद्र काला कह रहे हैं कि आपके शहर तारानगर से, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुच्छेद 39 फिर से समझा देंगे, पहले मूल कर्तव्य देख लेते हैं, फिर अनुच्छेद दोबारा समझा देते हैं। 39 दोबारा समझा देंगे आपको। ठीक है भाई, मूल कर्तव्य पहला क्या है? संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ज्ञान का पालन करें और उसका आदर करें। हम अपने संविधान का पालन करेंगे, उसका आदर करेंगे, राष्ट्र ज्ञान, राष्ट्र गीत, राष्ट्र ध्वज का पालन करेंगे और उनका आदर भी करेंगे। दूसरा मूल कर्तव्य ये कहता है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित आदर्शों को अपने हृदय में संजोए। यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो वीर योद्धा थे, हम उनके प्रति जो है वो आदर्श या उनका सम्मान करें। तीसरा ये कहा गया कि हमें जो है वो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, है ना। यानी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि भारत की, जैसे मान लो आजकल हेट स्पीच बहुत दी जा रही है। जैसे कि मान लो कोई नेता है, उसने मुस्लिमों के लिए कुछ कह दिया, मुस्लिमों का कोई नेता है, उसने हिंदुओं के लिए कुछ कह दिया और दंगे हो जाते हैं। इसके कारण क्या हो जाते हैं? दंगे हो जाते हैं। राजस्थान में उदयपुर में कांड हुआ, व्यक्ति का गला काट दिया। किस कारण काटा? हेट स्पीच के कारण काटा। तो इस तरीके से क्या होती है, एकता हमारी खंडित होती है। तो हम भारतीय लोगों को यह प्रयत्न करना चाहिए। देखो, सब टॉपिक हम आपको टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। जिस टॉपिक का जैसे जैसे क्रम आएगा, हम तो क्रम से चल रहे हैं। आपके सिलेबस को उठा के हमने क्रम से शुरू किया है। हमने जो एसएसटी के टॉपिक शुरू किए हैं वो नीचे से शुरू किए हैं, भूगोल के टॉपिक ऊपर से शुरू किए हैं। जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ करवाते जाएंगे। मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज चल रहे हैं, हर चीज को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जब जिसकी बारी आएगी तब जरूर हो जाएगा। 2 महीने का टाइम आपसे मांगा था, 15-16 दिन आज हो गए हैं, 45 के दिन करीब और पड़े हैं, तो उसमें आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट ये कहा गया कि राष्ट्र की रक्षा हमें करनी है। मान लो कि देश की रक्षा हमें करनी है और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें यह कहा जाए कि तुम्हें देश की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, सेना में आना पड़ेगा, तब भी हम तैयार रहें। देश की रक्षा के लिए और देश की सेवा के लिए हमेशा हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। अगली बात कही गई 5वीं कि समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, भेदभाव का त्याग करना है और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जिसमें महिलाओं का सम्मान न हो, अर्थात हमें महिलाओं का भी सम्मान करना है। बुक की आवश्यकता नहीं है। क्या करूंगा बुक निकाल के, बताओ? बुक तो सारे लोग निकाल ही रहे हैं। देखो, जितने भी यूट्यूब चैनल है, अब ऑलमोस्ट 95% चैनल ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको उनका ऐप प्लस उनकी पुस्तकें हैं। तो वो कक्षा में आकर 2 ही काम करते हैं, अपनी बुक का प्रचार करते हैं और अपने ऐप के कोर्स खरीदने के लिए कहते हैं। हालांकि वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनका वो व्यवसाय है। देखो, 2 तरीके के लोग YouTube पे काम करते हैं। 95% जो लोग काम करते हैं वो YouTube को एज ए व्यवसाय काम कर रहे हैं कि भैया मेरा जो घर चलेगा वो YouTube से ही चलेगा और जो बच्चे हैं उनसे पैसे लेकर ही चलेगा, मैं अपनी पुस्तकें बेचूंगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय तो कर सकते हैं ना हम। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनका प्रोफेशन है वो उनका व्यवसाय भी है। अपना ऐप लॉन्च कर दिया, टीम बना दी है, बहुत सारे टीचर हैं, अब उनके भी तो खर्चे लग रहे हैं ना, तो वो पैसे लेंगे आपसे। अपना जो यूट्यूब चैनल है वो उन 5% यूट्यूब चैनलों में से है। हमारा ये कोई प्रोफेशन नहीं है, यूट्यूब के कारण कोई हमारा घर नहीं चल रहा है। ये हमारा केवल ऐसे, ये तो आपके लिए सहयोग है, आपके लिए केवल सहयोग है।
YouTube पे, इसीलिए मैं अकेला ही हूं। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप तो सब कुछ ही करवा रहे हो। देखो मैं सब कुछ नहीं करवा रहा हूं, मैं एक आर्ट का छात्र हूं, मेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये मेरे सब्जेक्ट रहे हुए हैं ग्रेजुएशन में, तो ये तो मेरे सब्जेक्ट ही हैं। प्लस मनोविज्ञान हम खुद बहुत 2011 से पढ़ते आ रहे हैं, बीएड बीएसटीसी में हमने पढ़े हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट हम पढ़ ही रहे हैं। तो मेरे जो सब्जेक्ट है वो तो मूल रूप से हिस्ट्री है, हिस्ट्री ही पढ़ाता हूं मैं, और साथ में सीडी भी पढ़ाता हूं। लेकिन चूंकि ज्योग्राफी भी हमने बहुत पढ़ी है और ये पॉलिटी भी, क्योंकि हम खुद भी तो तैयारी करते आ रहे हैं, तो इसीलिए कि भाई जितना हमसे हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी क्लासों में जो पढ़ाया जा रहा है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक जैसे भूगोल पढ़ोगे तो भूगोल का विषय विशेषज्ञ जब पढ़ाएगा तो आपको और मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा। पॉलिटी का विषय विशेषज्ञ पढ़ाएगा तो आपको और ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि भैया जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो चीज हम समझ लिए हैं, हमें जो चीजें समझ में आ रही है, वो चीजें हम आपके लिए लेके आए और उनको बेहतर तरीके से लेके आए, जिससे ऐसे बच्चे जो कि घर पर तैयारी कर रहे हैं उनका सहयोग हो जाए। इसीलिए हमने ना कोई ऐप लॉन्च कर रखा है, ना कोई हमने पुस्तक निकाल रखी है, और हमारे सारे के सारे जो डाटा होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। निःशुल्क होते हैं। आपको पढ़ना है, आप क्लास देखें, आप पीडीएफ डाउनलोड करें और पढ़ें, आपका कोई पैसा नहीं है। तो इसीलिए हमारे चैनल पे कोई पैसा नहीं है, क्योंकि अकेला व्यक्ति हूं, और ये जो बोर्ड वगैरह हैं सब यूट्यूब से पैसे आए उन्हीं से लिया हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। तो और अपना बड़ा करना नहीं है, तो बस ठीक है, आपकी जितनी भाई सहयोग हो सकता है, या जितना आपका जितना हम आपकी सेवा कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। जिस दिन मन नहीं करेगा तब छोड़ देंगे, बस इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको कोई बुक नहीं देंगे, लेकिन हम आपको जितना डाटा देंगे उसमें हमारा पूर्ण रूप से 100% जो है वो ऑथेंटिक डाटा होगा, प्लस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, प्लस 100% पेपर में आपको अच्छा से अच्छा जो है वो सहयोग मिलने वाला है। यानी ऐसे नहीं है कि गुरुजी फ्री में पढ़ा रहे हैं तो यार टाइम पास करता होगा, बेरोगोनी पेपर में आसी को नहीं। जिखा बच्चा 2021 से 21 में रीट की तैयारी करी, जिखा बच्चा रीट की तैयारी 2022 में मार्क्सा की करी है, ए चैनल पर करी है, ए परिवार में जोड़ के करी है। कोई भी बच्चा ने जाके पूछ लो, जिखा भी मेरा एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ा है, जिखा भी बच्चा ने हमारी कक्षा के आरबीएसई ओल्ड आरबीएसई के नोट्स पढ़े हैं, उन बच्चों को 100% फायदा हुआ है। मनोविज्ञान जिन बच्चों ने यहां से पढ़ी है उनके 28 प्लस क्वेश्चन आए, यानी 28 क्वेश्चन, 30 में से 28 क्वेश्चन तक वो बच्चे सही करके आए हैं। तो ये हमारी छोटी सी उपलब्धियां हैं, और बस आपका सहयोग है। आपको भी जीवन में जब मौका मिले तो आप भी दूसरों का सहयोग करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य की बात कर रहे थे, कहां तक हमने कर ली? हमने बात कर ली राष्ट्र की रक्षा हम करेंगे, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, भेदभाव का त्याग करेंगे, और हमारे राज्य की महिलाओं का, हमारे देश की महिलाओं का हम सम्मान करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है क्या? नहीं पवन कुमार जी, अभी हमें सहायता की आवश्यकता नहीं है, है ना, अभी हमें सहायता की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखिएगा, सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे। हमारे राष्ट्र की जो हमारी संस्कृति है, जैसे हम राजस्थान में रह रहे, तो हमारी राजस्थान की संस्कृति को हम समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे और संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वन, झील, नदियां, वन्य जीव की रक्षा करेंगे, और प्राणी मात्र के प्रति हम दया का भाव रखेंगे। रोज हम क्या करते हैं? सुबह उठ के गाय को रोटी देते हो कि नहीं देते हो? कुत्तों को रोटी देते हो कि नहीं देते हो? ये हमारे मूल कर्तव्य ही तो है, यही तो मूल कर्तव्य है ना, यही तो मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट देखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानवतावाद की भावना को बढ़ाना है। हमें आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को अपनाना है, मानवतावादी जिसमें मानव का विकास हो, ऐसी भावना रखनी है।
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। लेकिन इस कर्तव्य को हम भूल जाते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है, सबसे ज्यादा सार्वजनिक संपत्ति को ही हम नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं में सबसे ज्यादा हम किस संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। रेलें जला देते हैं, सरकारी बसों को जला देते हैं। जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? लेकिन हमें दूर रहना चाहिए इस तरीके के कार्यों को। अगर आपको कोई सरकार की बात पसंद नहीं है तो आप कानूनी तरीके से उसको हल करें। शांतिपूर्ण हम क्या कर सकते हैं? आंदोलन कर सकते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को याद करो, 44 वर्ष चला था लेकिन एक बार भी हिंसा नहीं हुई, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, निरंतर और व्यक्तिगत व सामूहिक प्रगति की ओर बढ़े। हमें निरंतर व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप पर ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम प्रोग्रेस करें। जैसे शिक्षा ग्रहण करके अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करें, हम अपना जीवन तो बढ़िया करें ही करें और साथ में दूसरे लोगों का भी सहयोग करें, जिससे कि सबका जीवन स्तर ऊंचा होगा। और जैसे ही जीवन स्तर बढ़ेगा हमारा, वैसे ही हमारे देश का भी जीवन स्तर, यानी देश के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश भी विकसित होगा। फिर आता है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के माता पिता संरक्षक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई भी माता पिता बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ये हमने 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। तो ये अपने मूल कर्तव्य और मूल अधिकार जो है वो पूर्ण हो गए हैं। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। अब आप में से एक भैया ने पूछा है कि सर आप अनुच्छेद 38 बता दीजिए दोबारा। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी इस टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 38 आपसे क्या कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा, नीति निर्देशक तत्वों में आती है ये अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्शों में बढ़ोतरी हो। यानी राज्य सरकार को अपने राज्य में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि सामाजिक न्याय बढ़े। सामाजिक न्याय अर्थात सब लोगों को न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब लोगों को आर्थिक यानी पैसे कमाने का, व्यवसाय करने का, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का मौका समान मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से सबको रोजगार मिले, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, कैसा भी हो उसकी योग्यता के अनुसार पर, और राजनीतिक न्याय भी उसको मिले। तो ये कौन व्यवस्था करेगा? राज्य व्यवस्था करेगा। तो अनुच्छेद 38 हमें यह कहता है कि एक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिससे राज्य के लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। आशा करता हूं कि समझ में आया आपके। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आज भी ला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने में। और मैं यूट्यूब पर देखता हूं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, राजस्थान का एक अच्छा खासा बड़ा चैनल है और उस चैनल की 2 बातें मुझे अच्छी लगी, एक बात मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी। उस चैनल पे मैं देख रहा था कि जो हमारी महिला टीचर जो पढ़ा रही थी ना, उसने राजस्थान का जो कल्चरल पहनावा है ना, जो हम घर पे हमारी माता जी, हमारी बहन पहनती है, वैसे वस्त्र पहन के पढ़ा रही थी वो बहन, है ना, महिला टीचर थी। और बहुत जो है वो ये क्या है, हमारी राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला काम था। तो वो वीडियो मेरे सामने जब आया तो मैंने इसीलिए उसको देखा कि यार वास्तव में ये जो चैनल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि एक तो महिला टीचर पढ़ा रही है तो महिलाओं का उत्थान हो रहा है, प्लस हमारे राजस्थान की जो मूल वेशभूषा है उस वेशभूषा को पहनकर ये महिला टीचर पढ़ा रही है। तो मैंने वो 5-7 मिनट वीडियो देखा, फिर मैंने लास्ट में देखा तो केवल 22 क्वेश्चन करवाए 1 घंटे में। राजस्थान जीके के केवल 22 क्वेश्चन करवाए 1 घंटे में। राजस्थान जीके के 1 घंटे में 22 क्वेश्चन, इससे टाइम बर्बाद होता है। अभी समय क्या है? अभी समय है डिटेल टॉपिक पढ़ने का। अभी चल रहा है
सितंबर, अगला महीना है अक्टूबर। अक्टूबर तक हम क्या करेंगे, डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। क्या करेंगे, डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जिस तरीके से अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे सिलेबस के एक एक टॉपिक के टेस्ट सीरीज चलेगी, केवल टेस्ट सीरीज। एसएसटी की अलग टेस्ट सीरीज, हिस्ट्री की अलग टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी की अलग टेस्ट सीरीज, मनोविज्ञान की अलग टेस्ट सीरीज, शिक्षण विधियों की अलग टेस्ट सीरीज। 2 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी, वैसे 3 महीने हो जाएंगे, लेकिन जनवरी में पेपर है तो हम नवंबर दिसंबर तो मान के चलते हैं, जनवरी में पेपर होगा, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक। तो फिर कंटिन्यू केवल टेस्ट सीरीज ही चलाएंगे। और उसके साथ साथ मान लो टेस्ट सीरीज में हम संविधान के मूल कर्तव्यों का टॉपिक कर रहे हैं और आप ये कहते हो गुरुजी ओ मेरे टॉपिक समझ में को नहीं आएडो, तो आप बेंगा क्वेश्चन भी करांगा और मैंने दोबारा भी समझांगा, तो तब हमें और ज्यादा मजा आएगा। अब अगर हम बीच में क्वेश्चन करने लगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर अपना सिलेबस रह जाएगा। जो सिलेबस हम 60 दिन में कर रहे थे, वो सिलेबस फिर जो है वो 3 महीने लग जाएंगे। तो इसीलिए अपने एक योजना बना के चल रहे हैं कि पहले पूरा सिलेबस करेंगे, फिर जो है वो क्वेश्चन करेंगे। देखिए अपना तो मेरा तो मैं तो आपको कह चुका हूं कि हमारा चैनल निःशुल्क है, निःशुल्क है तो इसलिए मैं आपको 100% सिलेबस करवाऊंगा। ये आपकी मजबूरी रहेगी कि आपको सारा सिलेबस मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीम बना नहीं सकते, लेकिन फिर उनको पैसा देना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा तो आपसे पैसा लेना पड़ेगा, और उतना काम मैं करना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं जितनी मेरी बुद्धि काम करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे दी बेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जितना पढ़ाऊंगा वो आपके लिए रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से बेस्ट होगा, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और पूरा सिलेबस करवाऊंगा। जो अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, उनके तो ऐप हैं, बहुत सारे चैनल हैं जिन पे डेली क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। वो क्वेश्चन करवाते हैं आपके 20-30 डेली के क्वेश्चन करवाते हैं, 25-30 क्वेश्चन करवाते हैं, वो इससे ज्यादा तो करवाते ही नहीं है। 1 घंटे की क्लास होती है, 30 क्वेश्चन करवाते हैं। और वो क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही करवाएंगे आपको, वो डिटेल तो फिर वो डिटेल थोड़ी करवाएंगे यूट्यूब पे, डिटेल तो अपने ऐप पर करवाएंगे। तो वो क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आप ऐप पर आओ, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो अपना सही काम कर रहे हैं, अपन अपनी योजना से चल रहे हैं, सब अपनी अपनी योजना से कार्य कर रहे हैं, है ना। कोई भी गलत नहीं कर रहा है, कोई भी बुरा काम नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी योजना से चल रहे हैं और अपनी योजना स्पष्ट है। मैंने एक सेशन करा था 60 दिन में पूरा सिलेबस कवर, ज्यादा डिटेल के लिए उसमें को पढ़ लेना, उसमें मैंने पूरी योजना आपको बताई है कि हम किस तरीके से पहले 60 दिनों में क्या करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, अगले 60 दिनों में उसको रिवाइज करेंगे प्लस उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरीके से टोटल अपने पास 120 दिन है और 120 दिन में अपन जो है वो सिलेबस को कम से कम 1 बार पूरा कंप्लीट प्लस 2 बार उसका रिवीजन और प्लस उसकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो प्लान से चल रहे हैं, आपको जरूर अच्छा लगेगा और निश्चित तौर पर रीट का जो रिजल्ट होगा वो आपके पक्ष में होगा। अभी के लिए बस इतना ही, PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। शुभ रात्रि।